एवरीवन एंड वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी हर शनिवार को जो उस वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, जो चीज़ें सुर्खियों में रहती हैं, उनको लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आपको वन पॉइंट सॉल्यूशन मिल जाए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमेशा यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे द G21 स्कूल एंड मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी, जहां पे आपके एनडीए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जवाहर नवोदय स्कूल, राइस स्पोर्ट्स स्कूल और गुरुकुल जैसे इंस्टीट्यूट्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में। और ये बैचेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और एनडीए 2 2026 जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है, CDS 2 2026 जिसका एग्जाम भी सेम डे सितंबर में होने वाला है, उसकी नोटिफिकेशंस आउट हो चुकी हैं। उसकी नोटिफिकेशंस की एक वीडियो मैं आपको अलग से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें बेसिक डिटेल्स और एडवांस डिटेल्स क्या क्या चेंजेस हैं वो सभी आपको पता चल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन हैं जल्दी आके जुड़िए और आप अपने आंसर्स बताते रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। माउंट उतरुंकु volcano that was recently seen in news is located in which country? यानी जो माउंट उतरनुकु है ये कौन से देश में लोकेटेड है? ऑप्शन है चाइना, बोलीविया, इंडोनेशिया एंड जापान। अब की बार हमने पिक्चर्स भी लगाई हैं ताकि आप लोगों को कोरिलेट करने में आसानी रहे। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बोलीविया। अब ये न्यूज में क्यों रहा, इसकी भी एक रोचक कहानी है। लगभग 2.5 लाख साल यानी 2.5 लाख ईयर्स तक ये वोल्केनो डोरमेंट रहा, यानी इसमें से कभी भी कोई ज्वालामुखी नहीं फटा। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसके ग्राउंड के नीचे कुछ सेस्मिक एक्टिविटीज वो नोटिस की है। नीचे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे आपका जो मैग्मा है, जो लिक्विड फॉर्म में आपका वोल्केनो होता है, हॉट मैग्मा, ये आपका प्रेजेंट है। और इसने एक पैटर्न बनाया है जिसको बोलते हैं सोमब्रेरो। सोमब्रेरो इसका मीनिंग क्या होता है? कई बार आप देखेंगे कि जनरली जब कोई वोल्केनो जहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है ज़मीन के अंदर, और अगर ये पैटर्न बनाता है सोमब्रेरो, उसका मतलब है जो आसपास की ज़मीन है वो तो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, धंस जाती है। और जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन, जो लिक्विड मैग्मा है उसकी कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ से धीरे धीरे जो ज़मीन है वो इस फॉर्म में आ जाती है, यानी आपको एक कोन की तरह शेप देखने को मिलेगी। तो जो ये माउंट उतरनुकु है बोलीविया में लोकेटेड है। बोलीविया आपका जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें लोकेटेड है, और उसी में आपका ये जो वोल्केनो है वो प्रेजेंट है। अब एक बार डिटेल में देख लेते हैं। Volcano in Bolivia has recently drawn scientific attention after researchers detected fresh batches of hot magma rising from the deep underground, raising concern about possible volcanic activity in the future। यानी फ्यूचर में हो सकता है वहां पे कोई वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिल जाए। माउंट उतरनुकु इज ए डोरमेंट stratovolcano located in the Andes mountains of southwestern Bolivia. It is known as a zombie volcano because it shows signs of activity despite being considered dormant. Beneath the volcano lies the massive Altiplano Puna magma body, one of the largest active magma reservoirs in earth crust. The volcano displays a unique sombrero pattern where the central region rises, यानी कि जो सेंट्रल रीजन है वो उठ जाता है, while surrounding land subsides it, यानी बैठ जाती है। ये हमारा क्वेश्चन था माउंट उतरनु के जो वोल्केनो है जो आपका बोलीविया में लोकेटेड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम रो बोलते हैं, कई मूवीज भी आई हैं, लोकेटेड? इजी आंसर है, लेकिन कई बार ध्यान रखना है
कि कई बार आसान सवाल भी थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। जनरली जितने भी मेजर हेडक्वार्टर्स हैं, मेजर हेड ऑफिसेज हैं, वो जनरली आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। उसके बाद नंबर आता है मुंबई का। तो इसका आपका आंसर है, रो का जो मेन ऑफिस है, वो आपका हेडक्वार्टर है, वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अब ड्यूरिंग द आर एन काउ मेमोरियल लेक्चर, अब आर एन काउ कौन है, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। आर एन काउ वॉज बोर्न इन 1918, 1918 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। उसके बाद ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के एक ऑफिसर थे, पुलिस में थे। उसके बाद जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उसके बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, उसके बाद एक ऐसी फोर्स को ईजाद करने की एक प्लान किया गया, प्लानिंग की गई, जिससे जो भी आपके एक तरह से जो खुफिया एजेंसी कह सकते हैं, या फिर जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, या फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स को पहले से ही मॉनिटर कर पाए, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 21 सितंबर 1968 1968 में रो को बनाया गया। ये इस तरह से लिखा जाता है, ऑल्दो कई बार आपको RAW भी लिखा होगा, लेकिन ये है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, R&AW। क्लियर है? उस समय जो RN काओ है, इनका ये मास्टरमाइंड था। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और RN काओ इज जनरली सेड टू बी द फादर ऑफ रो, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो फादर जिनको माना जाता है, वो RN काओ को माना जाता है। और उसके बाद से आप लोगों ने देखा है इतने ज्वाइंट ऑपरेशंस होते हैं, और दो आपने मूवीज के थ्रू ही देखा होगा, लेकिन जिन लोगों का ताल्लुक है या जिनके फैमिली मेंबर्स कोई रो में या आईबी में है, आप लोगों को पता होगा कितना मुश्किल का और चुनौतीपूर्ण काम होता है ये। Lecture 2026 organized by Research and Analysis Wing, the Union Home Minister emphasized the need for global cooperation against drug trafficking, including uniform laws, extradition mechanisms, and intelligence sharing. RAW is India's external intelligence agency responsible for gathering foreign intelligence। जो मैंने आपको बताया 1962 1965 की जो इंडो चाइना या इंडो पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद से हमें ये प्रतीत हुआ, ये महसूस हुआ कि अगर हमें पहले से ही दुश्मन की खबर हो, एक्सटर्नल जो एनिमी है उनकी इंटेलिजेंस अगर उनके बारे में पता हो, तो लड़ाई लड़ने का जो तरीका है वो एकदम से बदल जाएगा और काफ़ी चीज़ें फेवर में हो सकती हैं। एंड मॉनिटरिंग एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स, द एजेंसी प्लेज ए मेजर रोल इन काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर प्रोलिफरेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, एंड इट इज़ हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ये बेसिक डिटेल्स इसलिए है, कई बार कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसी लाइन आपको माइंड में क्लिक कर जाती है, बैठ जाती है, जिससे अगर कोई वैसे मिलता जुलता कोई सवाल पूछा जाता है तो उस कनेक्शन से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुंगभद्रा डैम दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब जनरली स्टेट पूछा है, ध्यान रखना है। तुंगभद्रा डैम, ऑप्शन है कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु एंड गुजरात। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटका। जो तुंगभद्रा डैम है, ये आपका जो तुंगभद्रा रिवर है, जो एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा रिवर की, मेन ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की तुंगभद्रा रिवर। और उसी तुंगभद्रा रिवर पर कर्नाटका में तुंगभद्रा डैम बना हुआ है। अब जनरली न्यूज में क्यों है, लगभग 2 साल की रिपेयर के बाद इसके जो गेट्स हैं, जो क्रेस्ट गेट्स हैं, उनको ओपन किया गया है। जनरली रिप्लेस नियरली 2 years आफ्टर गेट नंबर 19 वॉज वॉश्ड अवे, यानी जो इनका गेट नंबर 19 था वो ड्यू टू फ्लड्स या किसी भी कारणवश वो बह गया था, यानी वो डैमेज हो गया था। तो उसके बाद लगभग 2 साल तक सारे गेट्स की रिपेयर करने के बाद इसको ओपन किया गया है। और तुंगभद्रा जो डैम है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डैम इन साउथ इंडिया, जो आपकी तुंगभद्रा रिवर पे लोकेटेड है। द डैम सर्व्स इरिगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन एंड फ्लड कंट्रोल पर्पजेज। यानी क्या क्या काम करता है, इरिगेशन के काम आता है, हाइड्रो पावर जनरेशन एंड फ्लड कंट्रोल प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, पर्पजेज के लिए। इट्स लेफ्ट कैनाल्स इरिगेट्स एरियाज इन कर्नाटका, वाइल राइट कैनाल, जो राइट दाहिनी तरफ है, ऑल्सो बेनिफिट द रायलसीमा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश।
जो तुंगभद्रा डैम इज वन ऑफ द फ्यू डैम्स रिजर्वायर्स इन इंडिया बिल्ट यूजिंग आपकी जो सैंडस्टोन है, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ मड एंड लाइमस्टोन, यानी जो मिट्टी है और जो लाइमस्टोन है उससे ये कंप्लीट डैम बनाया हुआ है। तो इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चंस कवर होते हैं। एक तो तुंगभद्रा डैम कर्नाटका में है, तुंगभद्रा रिवर में है, विच इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, और कहाँ पे लोकेटेड है, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट। और जनरली क्या है, जो आपने जब हम अपनी क्लासेस लेते हैं, जो हम सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल की, एनडी की क्लासेस लेते हैं, उसमें भी हमने मेंशन किया था, जब हम मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, तो उसमें हमने बताया था जो ग्रेट रुइंस ऑफ हम्पी है, जो कर्नाटका में ही लोकेटेड है, उससे नज़दीक है। तो एक तरह से इसकी जो हिस्टोरिकल जो वैल्यू है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि 20-25 किलोमीटर आपके जो ग्रेट रुइंस ऑफ हम्पी हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। कई बार हो जाता है कि कई बार स्टेट पूछ लेते हैं या कई बार शहर के बारे में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले जानना है ये जो ईस्टर्न रीजन एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस है ये क्यों करवाई गई, कहाँ करवाई गई, और इसका जो मेन उद्देश्य था, मोटिव था, वो क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन, रांची, पटना, भुवनेश्वर या कोलकाता, यानी जो आपके साउथ ईस्टर्न या फिर जो ईस्टर्न की तरफ सिटीज़ हैं उनमें से ही ये, जैसा कि नाम में ही बताया गया है, ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। अब सबसे पहले ये जानना है कि जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, वो है आपके श्री शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह। द ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर ऑन May 19, यानी 19 मई को ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। द इवेंट एम्स टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, improve farmers income एंड एनहांस सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। जनरली कोई भी कॉन्फ्रेंस होते हैं उसका कोई ना कोई एम होता है, मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, कोई थीम होती है। तो इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम थी वो था, एक तो फार्मर्स के इनकम को बढ़ाना, और जो सेंटर यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उसके कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना, और जितने भी स्टेट्स हैं उसमें एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान देना। तो जनरली इस बार की जो कॉन्फ्रेंस थी उसकी थीम और उसका जो एम था वो इस प्रकार था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मिलियन माइंड्स टेक पार्क वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ गुजरात। यहाँ पे ऑलरेडी स्टेट दिया हुआ है कि गुजरात के किस शहर में मिलियन माइंड्स टेक पार्क इनॉग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया। सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा एंड राजकोट, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। होम मिनिस्टर अमित शाह, यानी जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, मिलियन माइंड्स टेक पार्क एंड द गणेश रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन अहमदाबाद। ठीक है, अब जनरली इससे क्या होगा, द प्रोजेक्ट एम्स टू स्ट्रेंथन गुजरात रोल इन टेक्नोलॉजी, प्रोवाइडिंग, लगभग अगर बात करें 70,000 हाई स्किल्ड जॉब प्रोवाइड करेंगी, और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एआई, रोबोटिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी आपके आईटी से रिलेटेड सर्विसेज हैं उस पर जोर दिया जाएगा, और अगले कुछ समय में जो 70,000, लगभग 70,000 से ज़्यादा हाई स्किल्स जो जॉब्स रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाएगा। तो जनरली जो आपकी मिलियन माइंड्स टेक पार्क है अहमदाबाद में लोकेटेड है, सॉरी अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, और इसका एम है जितने भी आपकी एआई है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस हैं, उस क्षेत्र में बढ़ावा देना, और लगभग 70,000 से ज़्यादा जॉब्स, हाई स्किल्स जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रोवाइड करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन इज द नोडल एजेंसी फॉर द नेशनल वन हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल वन हेल्थ मिशन में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, नीति आयोग, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी CSIR, ICMR, ICAR। ठीक है, नीति आयोग आपको पता ही है।
प्लानिंग कमीशन को अबलिश करके नीति आयोग को बनाया गया था। जनरली जो नेशनल वन हेल्थ मिशन है, इसका जो भी आपके तीन मेन कंपोनेंट है, ह्यूमन, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए इस चीज का इजाद किया गया था। द फिफ्थ मीटिंग ऑफ द साइंटिफिक स्टीयरिंग कमिटी ऑन द नेशनल वन हेल्थ मिशन वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कब स्टार्ट हुआ था ये? इट वाज लॉन्च्ड इन 2024, यानी 2 साल पहले 2024 में ये मिशन लॉन्च किया गया था, और 2 साल में ये 5वीं मीटिंग अभी कंडक्ट हुई थी। टू स्ट्रेंथन इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इन इंडिया, यानी कोई भी आपको पता है जैसे कोरोना आया था, अभी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में इबोला चल रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम पहले से ही तैयार रहे। इट फॉलोज ए कोलैबोरेटिव अप्रोच कनेक्टिंग ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ सेक्टर्स। द मिशन एम्स टू इंप्रूव कोऑर्डिनेटेड डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ सिक्योरिटी अक्रॉस सेक्टर्स। और ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन सी जो था, अंडर द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर इज द नोडल एजेंसी फॉर द सेम। यानी जो तीनों फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कनेक्शन आपके ह्यूमन, एनिमल्स एंड इन्वायरमेंटल, जो आपके सेक्टर्स हैं, हेल्थ सेक्टर्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो आपकी कोऑर्डिनेटेड डिजीज कंट्रोल है और उस पर कैसे काम किया जाना है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग कंडक्ट हुई थी। और इसका जो मेन एजेंसी है वो है आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जैगरी, यानी जो गुड़ होता है, हम आम भाषा में बोलते हैं, वो जनरली किस शहर में, सॉरी किस स्टेट में सबसे ज्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है? ऑप्शन है कर्नाटका, गुजरात, यूपी एंड महाराष्ट्र। एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूपी। इंडिया अकाउंट्स फॉर ओवर 70% ऑफ ग्लोबल जैगरी प्रोडक्शन, यानी लगभग इंडिया की अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में लगभग 70% जो प्रोडक्शन है जैगरी की वो इंडिया के द्वारा की जाती है। और यूपी जो उत्तर प्रदेश स्टेट है, ये इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जैगरी है। ठीक है। हाँ, कुछ मैसेजेस आए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दक्ष, विद्या, शबनम, निकुंज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स हैं, जो न्यूज़ में रहते हैं, ये चीज़ें हम डेली भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सभी वीकली जो करंट अफेयर्स की क्लास हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि इसमें आपके हर एक क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो स्टेट के लिए है, नेशनल के लिए है, या इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और काफ़ी पिछले कई सालों का पैटर्न देखते हुए अलग अलग एग्जाम्स का, उसके हिसाब से ही हम ये करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों के लिए लेके आते हैं, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चंस आपको कवर करवाए जाते हैं। हाँ, शुरू करते हैं दोबारा। जैगरी कॉमनली नोन एज गुड़ इज अनरिफाइंड नेचुरल स्वीटनर मेड बाय कंसंट्रेटिंग शुगर केन जूस विदाउट केमिकल्स। आपको पता है शुगर केन यानी जो गन्ने है उसके रस के बाद इसको बनाया जाता है विदाउट केमिकल्स, यानी बिना किसी केमिकल्स का यूज किए हुए। इसीलिए कई बार आप देखेंगे जो रूरल एरियाज होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उसमें आज भी रात के समय गर्म दूध का और गुड़ का सेवन किया जाता है, जिससे जो समय आपको लगता है जैसे पोल्यूशन है या उन चीज़ों को, या किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अगर इसका सेवन लगातार करते रहें तो आपकी वो बीमारी और जो पोल्यूशन से जो दुष्प्रभाव होते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, उनसे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इट रिटेन्स इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफन लॉस्ट ड्यूरिंग शुगर रिफाइनिंग। इसका मतलब ये है कि कई बार जब चीनी बनाते हैं तो उस समय पे जो इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं शुगर रिफाइनिंग में खत्म हो जाते हैं। लेकिन गुड़ में ये इसकी क्वालिटी है कि गुड़ जब प्रिपेयर होता है तो ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो बचे रहते हैं। Jaggery contains minerals such as calcium, iron, magnesium, potassium, zinc and phosphorus along with vitamins and antioxidants। ये इतनी सारी चीज़ें आपको सिर्फ गुड़ में मिल रही हैं, तो इसीलिए आप लोगों को कई बार लगता होगा जो गांव के लोग या रूरल एरियाज में या जो गुड़ का सेवन करते हैं रेगुलर
तरीके से उनका जो हेल्थ है, उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इन इंडिया यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो इसमें आपके दो क्वेश्चन कवर हो गए हैं। एक तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर इंडिया है वर्ल्ड में, उसके बाद इंडिया की अगर बात करें तो यूपी जो स्टेट है नंबर 1 पे है, उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे आपका कर्नाटका है फॉर द जैगरी प्रोडक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जैसा हम जनरली आपने लोगों ने पहले भी देखी होगी करंट अफेयर्स की क्लासेस, उसमें कोई ना कोई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क न्यूज़ में रहता है, सुर्खियों में रहता है। तो अब की बात है बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो पूछा गया है कि किस स्टेट में है। और बिलीव मी, जैसा मैं ये चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हम सैटरडे को ले रहे हैं, इससे जो आप 4th-5th क्लास से ही जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की जो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो आपके लिए बड़ी यूजफुल रहने वाली है ये क्वेश्चंस। एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 10th बेस पे है, 12th बेस पे, इवन ग्रेजुएशन बेस में जहाँ पे जीएस या जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चंस हमेशा हेल्प करेंगे। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। अब जनरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में। अब इसको क्यों बनाया गया, इसका क्या इसेंस है? तो आप सभी को पता है जो एशियाई शेर है, एशियाटिक लायन बोलते हैं जिसको, आपको पूरे इंडिया में जो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पे जो गिर के जंगल हैं, वहाँ पे आपको देखने के मिलते हैं। लेकिन उस पे वो बर्डन कम करने के लिए बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बनाया गया, और जो उसका लोड है एक तरह से उसको थोड़ा सा बांट दिया जाए। बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बीइंग डेवलप्ड एज ए सेकंड हैबिटेट फॉर द एशियाटिक लायन टू रिड्यूस एक्सटिंक्शन रिस्क एसोसिएटेड विद कंसंट्रेटिंग द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन। जनरली इसका कहने का मतलब ये है, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेकंड हैबिटेट बनाया जा रहा है आफ्टर द गिर फॉरेस्ट, क्योंकि एक ही जगह पे सभी को पता है कि गिर के जंगलों में, गिर जो नेशनल पार्क है, वहीं पे जो एशियाई शेर हैं, ठीक है, एशियाटिक लायंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी पॉपुलेशन रहती है। तो कई बार उनके एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए, या फिर उनको जो पोचिंग होती है, जो उनको मार दिया जाता है, उस चीज़ को रोकने के लिए इनको अलग अलग हिस्सों में, यानी जो पॉपुलेशन है उसको 2 हिस्सों में ट्रांसफर करने के लिए बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया। अब सेंचुरी के बारे में जानते हैं। इज लोकेटेड इन द बारडा हिल्स नियर पोरबंदर इन गुजरात, यानी इसकी लोकेशन है पोरबंदर, वहां पे बारडा हिल्स है और वहीं पे ये बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। हिस्टोरिकली इट सर्व्ड एज ए प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड फॉर द रॉयल फैमिलीज। ठीक है, ऐतिहासिक तौर पे अगर बात करें, ये जो एरिया था पहले हंटिंग ग्राउंड के रूप में यूज किया जाता था। जो आपके शाही परिवार होते थे, रॉयल फैमिलीज होते थे, कहाँ कहाँ के? जामनगर के एंड पोरबंदर के। ठीक है, द सेंचुरी फीचर्स हिली टेरेन सराउंडेड बाय फॉरेस्ट, वेस्टलैंड एंड एग्रीकल्चरल लैंड। यानी जैसा भी आपको पता है, हिल्स भी है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वेस्टलैंड है, उन सभी से ये एरिया घिरा हुआ है। और अगेन इसका जो मेन मोटिव है, इसको एस्टेब्लिश करने का, डेवलप करने का, जो आपके गिर नेशनल पार्क में जो एशियाटिक लायंस हैं उनको शिफ्ट करने के लिए, ताकि एक ही जगह पे जो उनकी पॉपुलेशन है शेर की, एशियाटिक जो शेर हैं, एशियाई शेर हैं, उनकी पॉपुलेशन को डिवाइड करने की, ताकि एक ही जगह पे अगर वो रहते हैं तो उनके मारे जाने की और उनकी पॉपुलेशन को ख़त्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बुक वॉन द 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? अब आपने देखा है पिछले कुछ समय से बुक के ऊपर या ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार नोबेल प्राइज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों का जो भी जिस वीक में जो न्यूज़ सुर्खियों में रहेगी, जो खबर रहेगी, उसको कवर किया जाएगा। इसमें ऑप्शन है ताइवान ट्रेवलॉग, थिंग्स वी नेवर से, नॉट ए रिवर, ए लिटिल लाइफ। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ताइवान ट्रेवलॉग। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज अवॉर्डेड एनुअली, यानी हर साल इसको दिया जाता है, फॉर द बेस्ट ट्रांसलेटेड फिक्शन पब्लिश्ड इन द यूके और आयरलैंड।
यानी जो ट्रांसलेट भी किया जाता है, उसके लिए इस प्राइज को या तो यूके या आपके आयरलैंड है वहाँ पे इस प्राइज को दिया जाता है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2005, यानी 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, पहली बार दिया गया था एज द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया था। एंड अवार्ड ऑनर्स बोथ ऑथर्स एंड द ट्रांसलेटर्स, यानी जिसने वो किताब लिखी है और दूसरा जिसने उसका ट्रांसलेशन की है, ठीक है, यानी अनुवाद किया है, उन दोनों को ये प्राइज दिया जाता है। तो अब की बात, ताइवान ट्रेवलोग ट्रांसलेटेड बाय लिन किंग वॉन द 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, यानी जो आपकी लिन किंग है उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था और इनको 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। द अवार्ड प्रमोट्स ग्लोबल लिटरेचर एंड एनकरेजेस रीडिंग ऑफ ट्रांसलेटेड वर्क्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जनरली जो इस तरह से बुक्स जो प्राइज दिए जाते हैं उनसे यही है कि लोगों में पढ़ाई के प्रति या फिर बुक्स पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ाई जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फोटोज है। द रेयर कश्मीर फ्लाई कैचर, ये बर्ड है जिसका ये नाम है कश्मीर फ्लाई कैचर, वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच स्टेट। लिखा हुआ है कश्मीर, लेकिन न्यूज में क्यों है कश्मीर कहाँ है और ये कौन से स्टेट में स्पॉट किया गया, यानी किस और राज्य में इसको देखा गया। केरलम, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सभी साउथ के स्टेट हैं, यानी कश्मीर का कोई पक्षी है और उसको कहाँ देखा गया इन चारों स्टेट में से। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केरलम। ये केरला जहाँ पे है उसको याद रखिएगा, ये केरलम है। आप सभी को पता है केरला का नाम बदल के केरलम कर दिया गया है। द रेयर कश्मीर फ्लाई कैचर वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन द वेटलैंड्स ऑफ केरला। इट इज अ स्मॉल पेसरीन बर्ड बिलोंगिंग टू द फ्लाई कैचर फैमिली। द स्पीसीज इज एंडेमिक। अब जनरली ये न्यूज में क्यों है, टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड मेनली ब्रीड्स इन द कश्मीर रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज। ये बेसिक डिटेल्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपका इसका कंटेक्स्ट समझाऊंगा कि ये न्यूज़ में क्यों है और जो एक क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में, उसका क्या रोल है। माइग्रेटरी बर्ड दैट विंटर्स इन द हाई एल्टीट्यूड नीलगिरीज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, यानी जब सर्दियाँ ज़्यादा होती है तो नीलगिरीज, हमने कल भी के क्लास में पढ़ा था, जो नीलगिरी हिल्स हैं जिसको आपके केरल और तमिलनाडु के जहाँ मिलते हैं उस एरिया में आपकी नीलगिरी हिल्स लोकेटेड है। वेस्टर्न घाट्स एंड ऑल्सो इन श्रीलंका, तो वहाँ तक ये चली जाती हैं। Due to habitat loss and declining population, the species is listed as vulnerable on the IUCN Red List. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जनरली जो IUCN रेड लिस्ट होती है इसमें आपकी 9 कैटेगरीज है और उसमें सबसे पहले है आपकी थ्रेटेंड वाली, और उसमें भी आपकी 3 चीज़ें हैं, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। ठीक है, तो ये आपकी उस कैटेगरी में आते हैं, यानी अगर इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया बहुत जल्द ये लुप्त हो जाएंगी। द साइटिंग हाईलाइट्स द इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ केरलाज वेटलैंड्स फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है, रेयर जो फ्लाई कैचर है, कश्मीर फ्लाई कैचर है, केरलम में देखी गई, जो आपका नीलगिरी हिल्स वाला वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है वहां तक इनको देखा जाता है, और IUCN की लिस्ट में, रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकटक लेक, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि जो हम क्लास लेते हैं सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल की, उनसे हर तीसरे दिन में ये सवाल पूछता हूं लोकटक लेक के बारे में। दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। लोकटक लेक कौन से स्टेट में लोकेटेड है, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लोकटक लेक। उसके बाद ग्लोबली फेमस फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड, यानी जो फ्लोटिंग आइलैंड कई बार आपने लोगों ने देखा होगा, वर्ल्ड में इकलौता ऐसा है, और इनको क्या बोलते हैं, फुमदीज, फुमदीज। ठीक है, और इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है वर्ल्ड में जो फ्लोटिंग आइलैंड पे लोकेटेड है, और उसका नाम है केबुल लामजाओ,
केबुल लामजाओ। तो एक ही क्वेश्चन में आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। एक तो आपका लोकटक लेक, जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मणिपुर में। उसके बाद फ्लोटिंग आइलैंड्स, जिसको फुमदी बोलते हैं। थर्ड थिंग, केबुल लामजाओ, जहां इकलौता नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग आइलैंड पे लोकेटेड है। Within the lake is the world's only floating national park and the natural habitat of the endangered Sangai deer. संगाई डियर के लिए फेमस है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब जनरली क्या हुआ, रिसेंट रिपोर्ट्स हाईलाइटेड कंसर्न्स अबाउट द pollution, shrinking from these and ecological imbalance affecting the lake ecosystem। ठीक है, जनरली आप लोगों ने देखा है हर जगह ड्यू टू पॉल्यूशन या फिर ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो आपके ह्यूमन इंटरफेरेंस है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाता है, जिससे यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो ख़त्म होता जा रहा है या उसमें बहुत बड़ा इम्बैलेंस आ रहा है। तो ये हमारा लोकटक लेक के बारे में हमने बताया, जो फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट। उसके बाद फ्लोटिंग आइलैंड फ्रॉम दीज, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क फ्लोटिंग आइलैंड पे लोकेटेड है, वर्ल्ड का, विश्व का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग आइलैंड पे लोकेटेड है। और संगाई डियर, उसके लिए फेमस है आपका केबुल लामजाओ। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। कुंभलगढ़ फोर्ट रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड फॉर हैविंग द वर्ल्ड्स सेकंड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग वॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इसमें ही आपका एक क्वेश्चन तो आ ही गया, सॉरी एक क्वेश्चन के साथ आंसर भी आ गया। कुंभलगढ़ फोर्ट जो जाना जाता है वर्ल्ड में सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल के लिए, पहली किसकी है, चाइना की, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं। उसकी जो लेंथ है लगभग 19,500 साढ़े 19,000 किलोमीटर के आसपास दीवार है, जिसको हम स्पेस से भी देख सकते हैं। और सेकंड नंबर पे आती है कुंभलगढ़ फोर्ट की जो दीवार है, वो सेकंड नंबर पे आती है लेंथ के हिसाब से। पूछा गया कौन से स्टेट में है, आप सभी को पता है, जनरली राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या महाराष्ट्र। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। जो कुंभलगढ़ फोर्ट है राजस्थान में, रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, सर्वेज एज हैविंग द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट, वो लिखा ही हुआ था, लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग वॉल आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब ये कब बनाई गई थी, ये 15वीं शताब्दी में बनाई गई थी बाय राजा राणा कुंभ, राणा कुंभा के द्वारा ये बनाई गई थी, उसी के नाम पे कुंभलगढ़ फोर्ट का नाम आया। और उन्होंने 15वीं शताब्दी में ऐसी दीवार बनाई थी जिसकी लेंथ है 36 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट। तो ये देखिए 19,500 किलोमीटर। उसके बाद जो सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल जो इंडिया में लोकेटेड है कुंभलगढ़ फोर्ट की वर्ल्ड में, वो उसकी लेंथ है सिर्फ 36 किलोमीटर। द फोर्ट इज लोकेटेड इन द अरावली हिल्स एंड वॉज एन इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ मेवाड़। मैसिव वॉल स्ट्रेचेज ओवर 36 किलोमीटर्स, गिविंग इट द टाइटल ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, जिस तरह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पढ़ा हमने, उसी प्रकार से इसी वॉल को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से उपाधि दी गई है, टाइटल दिया गया है। दिस फोर्ट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान। तो जनरली ये हमारी आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास थी, जिसमें हमने 12 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो इस वीक सुर्खियों में रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। एंड आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके नोट्स बना लीजिएगा, ये क्लासेस हमारी यूट्यूब पे प्रेजेंट रहेंगी, आप देखते रहिएगा, ताकि जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है, जो जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपके यूजफुल रहेंगी। जैसा हम हर बार बताते हैं, हमारे जो कोर्सेज हैं, ठीक है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जिसको आरएमएस भी बोलते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, उसमें हमारे दोनों कोर्सेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में चल रहे हैं। ऑनलाइन मोड में 4,999 कंप्लीट ईयर की फीस है, और एनडीए जो बच्चे 12th में है या 12th पास आउट है और जो देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं, एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स में क्लासेस अवेलेबल हैं। और ऑनलाइन की फीस इसकी कंप्लीट ईयर की, जिसमें आपका सिलेबस 2 से 3 बार करवाया जाएगा। आप सभी को पता है एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, अप्रैल में एंड
सितंबर में। तो सितंबर में जो एग्ज़ाम होगा उस तक एक बार सिलेबस कंप्लीट करवा के और इसी फीस में आपकी नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम के लिए जो अप्रैल 2027 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले शनिवार को नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।